हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने जो रिंग थ्योरी स्टार्ट की थी उसके अंदर अब हम देखेंगे कि सब रिंग क्या होता है और सब फील्ड क्या होता है। सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में आप करना देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो डेफिनेशन होती है सब रिंग की। सब रिंग क्या होता है? सब रिंग क्या होता है? सब रिंग में हम देखते हैं कि सब रिंग इज ए ऑल्सो अ रिंग, मतलब सब रिंग खुद एक रिंग होती है। सब रिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक रिंग है प्लस इसी के साथ साथ इसके अंदर ये एक सब सेट है, ठीक है। ये रिंग है और एक सबसेट है। सबसेट की बात करें, सबसेट है, ये सबसेट है किसी रिंग का। सबसेट है किसका? ये रिंग का सबसेट है, रिंग का, और ये खुद भी एक रिंग है। तो जैसे हम बात करते हैं ये हमारी रिंग है आर, ये आर एक रिंग है। तो यदि हम इसके अंदर एक बात करते हैं, एक सेट के अंदर एक स्मॉल सबसेट की बात करते हैं जिसको हम नाम दिया एस, तो ये एस होगा हमारा एस एक खुद एक रिंग की प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर सब में, प्लस ये क्या है? एक सब सेट है, ठीक है। तो ये हम कहलाएंगे, तो ये हमारा जो एस है ये कहलाएगा कि हमारा एक सब रिंग कहलाएगा। जिसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में कहते हैं कि किसी वलय आर के एक अतिरिक्त, किसी वलय आर के एक अतिरिक्त उप समुच्चय, ठीक है। अतिरिक्त उप समुच्चय को उपवलय कहते हैं। उपवलय कहते हैं यदि अतिरिक्त उप समुच्चय को हमने नाम दिया एस, कहते हैं यदि एस आर की संक्रियाओं के लिए संवर्त हो, यदि एस आर की संक्रिया के लिए संवृत हो, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं यह आर की संक्रिया के लिए संवृत है, इसी के साथ साथ और स्वयं भी इन प्रेषकों के सापेक्ष तथा स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक वलय हो। ये हमारी डेफिनेशन हो गई, एक सब रिंग की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि किसी भी जो वलय होती है रिंग, यदि हम किसी भी रिंग की बात करें जो कि आर है, तो उसके जो दो होते हैं वो कम से कम दो उपवलय अवश्य होते हैं। दो उपवलय कौन कौन से होंगे? एक तो होगा कि आर स्वयं सेल्फ आर खुद एक उपवलय होगा, इसी के साथ साथ एक जीरो जो एलिमेंट जीरो है ये भी एक इसका एक ये भी इसका सबरिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारे दो बेसिक सबरिंग कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सबरिंग। इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब रिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये तो दोनों होने आवश्यक हैं। इसी के साथ साथ जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं इनका। एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जैसे एक हो गया हमारे पास एम जेड और प्लस और जो गुणा है, ठीक है। ये एक हमारे पास एक रिंग है जो कि किसका सब रिंग है? इज सब रिंग of
z प्लस इंटू, मतलब हमारे पास ये जो एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर हमारे पास एक mz एक रिंग है जो कि एक सब रिंग है इसका, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है mz के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इज ए सबसेट ऑफ z होंगे, और उसके साथ साथ इन प्लस और गुणा, इस प्लस और गुणा के सापेक्ष इसके अंदर जो रिंग है वो इसी संख्याओं के सापेक्ष भी एक सब रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक सब रिंग का एग्जांपल आ जाता है। इसी के साथ साथ हम जैसे एक और देख सकते हैं कि दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम कि z प्लस गुणा ये है इज सब रिंग, इसको सब रिंग देख सकते हैं, सब रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे जो प्लस, उसके सापेक्ष हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक इसके अंदर एक उपवलय का उदाहरण है। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं कि यदि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, एक रिंग दिया हुआ है और इसको एक सेट दिया हुआ है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये इस रिंग का एक सब रिंग होगा, हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको देखो, इसकी एक प्रमेय होती है, थ्योरम है, इसको हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसमें देखते हैं थ्योरम, ये थ्योरम कहलाती है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ फॉर ए नॉन void subset S, for a non void subset S of a ring R। हमारे पास एक R रिंग दिया, उसके साथ उसका एक सबसेट दिया हुआ है S, तो इसके सब रिंग होने की क्या कंडीशन होगी, सब रिंग होने की कंडीशन होगी कि हमारे पास यदि है कि A हमारा S के अंदर है और उसके साथ B हमारा S के अंदर है, तो हमारा क्या होना चाहिए, A माइनस B है वो भी हमारा S के अंदर होना चाहिए, इसी के साथ साथ A B हमारे साथ। तो हमारे जो ये कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन क्या कहलाएगी, सब रिंग होने की कंडीशन कहलाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसका एग्जाम्पल आना चाहिए। तो इसमें जो दो चीज पूछी है, हाँ मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यदि और केवल यदि की कंडीशन है इसके अंदर, तो हमको दो चीज प्रूफ करनी है। हम पहले मान के चलेंगे कि इस ये सब रिंग है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, दूसरा हम ये भी प्रूफ करेंगे कि यदि ये कंडीशन होती है सब रिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि इफ, पहले हम मान के चलेंगे कि इफ S इज ए सब रिंग ऑफ R, हम मान के चलेंगे इसका सब रिंग है। अब हम क्या प्रूफ करना है, टू शो दैट कि A माइनस बी हमारा बिलोंग करेगा S में और AB भी हमारा बिलोंग करेगा S में, जब हमारा A और B हमारा क्या है, A और B हमारा है सेट S के अंदर। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि जब हमारा, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, जब हमारा कि A और B S के अंदर है तो इसका मतलब, और S हमारा सबसेट ऑफ R है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि A और B हमारा R के अंदर भी कहलाएगा। R के अंदर कहला रहा है, R के अंदर उपस्थित, R के अंदर उपस्थित, इसका क्या मतलब हो कि R एक रिंग है, तो इसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि हमारा कि R की सारी कंडीशन में ये होता है कि A हमारा S में है और B हमारा S में है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि माइनस B भी S में होगा, और इसके साथ हम कह सकते हैं A माइनस B हमारा सॉरी रिंग में है ना, तो ये R होगा, ये भी R होगा, और ये हमारे इसके साथ ये R के अंदर उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पे हमको एक कंडीशन दी कि ये सब रिंग है, तो इस कंडीशन से हम ये भी लिख सकते हैं कि A हमारा S में है, B हमारा S में है, तो हमारा ये भी कह सकते हैं माइनस B भी हमारा S में होगा, और इसी के साथ साथ A माइनस B भी हमारा S के अंदर उपस्थित होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम, और क्योंकि ऐसे एक सब रिंग है तो हमारे पास ये रिंग की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, तो हमारा A B भी S के अंदर उपस्थित होगा, तो हमारा ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। अब हम इसमें आगे चलते हैं कि हमारे पास सेकंड कि
ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, और इसी के साथ साथ ए बी बिलोंग्स टू एस हमको दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है कि एस इज सब रिंग ऑफ आर, हमको ये प्रूफ करना है सब रिंग है। तो सब रिंग कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, क्योंकि हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमको सब रिंग की सारी कंडीशन प्रूफ करनी है, तो ऐसे मानेंगे कि हम यहाँ से कह सकते हैं क्योंकि s इज नॉट इक्वल टू 5, बिकॉज यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक एलिमेंट ले लेंगे a बिलोंग्स टू s, तो a बिलोंग्स टू s होगा, तो यहाँ से हम ये क्या करेंगे कि a यदि s में बिलोंग करेगा तो उसी के साथ साथ इसका माइनस a भी s में बिलोंग करेगा। तो अब इस कंडीशन को लगाएंगे a माइनस b, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस a बिलोंग्स टू s। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि मतलब a बिलोंग्स टू s, तो यहाँ से 0 भी s में बिलोंग करेगा, तो हम ये कंडीशन लाएंगे तो a माइनस 0 माइनस a करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस a बिलोंग्स टू s हो गया, माइनस a बिलोंग्स टू s हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रत्येक अवयव a का योज्य प्रतिलोम भी इसके अंदर विद्यमान है, और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से कि a बिलोंग्स टू s और b बिलोंग्स टू s होगा, और क्योंकि यहाँ से माइनस b बिलोंग्स टू s हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस b बिलोंग्स टू s, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक a प्लस b बिलोंग्स टू s, मतलब ये क्या हो गया, योग संग्रह के लिए संवृत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि S सबसेट ऑफ R, इसलिए योग की क्रम विनिमयता तथा सचरता S में ही बनी रहेगी, अतः S एक क्रम विनिमय ग्रुप कहला जाएगा। ठीक है, ऐसे क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। पूरा दिए गए प्रतिबंध से हम गुणा के लिए भी हम इसके अंदर संक्रिया सचारी कर सकते हैं, संवृत कर सकते हैं, और फिर बंटन शिष्टता गुणन भी पालन कर सकते हैं। तो S क्या हो जाएगा हमारा एक सब रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से देख लिया कि यदि हमको किसी सेट को प्रूफ करना है कि यदि वो एक सब रिंग है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर हम दो एलिमेंट लेंगे, तो एक एलिमेंट दोनों का गुणा भी उपस्थित होना चाहिए, साथ साथ उनका अंतर भी वो भी हमारे पास उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो अब इसमें आगे चलते हैं कि जैसे हमने सेट में देखा था उसी प्रकार से हम यहाँ से एक और चीज देखेंगे। एक थ्योरम आती है इसके अंदर, ये थ्योरम कहती है कि हमारे पास ये थ्योरम कहती है कि S1 एंड S2 आर सब रिंग ऑफ S। हमारे पास S की दो सब रिंग दी हुई है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि S1 intersection S2 is also सब रिंग, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब रिंग प्रूफ करना, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे A और B, किसके अंदर है S1 इंटरसेक्शन S2 में हम ले लेंगे। दो एलिमेंट S1 इंटरसेक्शन S2 में हो गए। अब हमको क्या प्रूफ करना है, टू शो दैट, प्रूफ करना है कि हमारे पास A माइनस B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, ये हमको प्रूफ करना है। और इसी के साथ ये भी प्रूफ करना है कि A इंटू बी इज S1, ये भी हमको प्रूफ करना है। क्योंकि ये हमको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ कर ले हम कैसे दिखा देंगे, इसको हम हम दिखाएंगे कि यहाँ से हम लिख लेंगे जब हमारा A और B S1 इंटरसेक्शन S2 में है, तो हम दिखा देंगे कि A B हमारा S1 में भी होगा और A B हमारा S2 में भी होगा। S1 में भी है, S2 में भी है, इसका क्या मतलब हो गया, और S1 खुद एक रिंग है, S2 खुद एक रिंग है। तो रिंग की प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं कि A माइनस B बिलोंग्स टू S1 और A और B बिलोंग्स टू S1। इसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि A माइनस B बिलोंग्स टू S2 और A B बिलोंग्स टू S2, हम ये भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A माइनस B हमारा A माइनस B हमारा S1 में भी है, S2 में भी, और इसी के साथ A माइनस B हमारा S1 S2 दोनों में उपस्थित है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि A माइनस B हमारा होगा S1 इंटरसेक्शन S2 में, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A B हमारा
S1 इंटरसेक्शन S2 में उपस्थित। तो हमने यहाँ से ये प्रूफ करना था, यही प्रूफ कर दिया हमने यहाँ से। तो हमारा ये प्रूफ होगा कि हमारा S1 इंटरसेक्शन S2 एक सब रिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलेंगे कि अब सब फील्ड क्या होता है। इसके अंदर हम आगे चलते हैं, सब फील्ड की क्या डेफिनेशन है। सब फील्ड इसको कहेंगे उप क्षेत्र। उप क्षेत्र की क्या परिभाषा, जैसे कि सब रिंग की परिभाषा, उप क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी। इसको हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र F के एक अधिक समुच्चय को उप क्षेत्र कहते हैं यदि F संक्रियाओं के समवर्त हो तो स्वयं एक पेय संक्रियाओं के लिए एक क्षेत्र हो। ठीक है, इसको डेफिनेशन देख लेना, मैं समझा देता हूँ क्या है इसका मतलब कि F डैश एक सब फील्ड होगा F का, कि F डैश खुद एक क्या हो, एक फील्ड हो प्लस ये सब सेट हो। ठीक है, सबसेट ऑफ F, हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे सब फील्ड कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने रिंग के लिए दिखा था कंडीशन, वैसे ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन फॉर सब फील्ड। सब फील्ड चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सब फील्ड चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि हमारे पास यदि हमारा दो एलिमेंट A और B F डैश के अंदर है और F डैश को हमको फील्ड प्रूफ करना है, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि A माइनस B हमारा F डैश के अंदर होना चाहिए और इसके साथ A B इनवर्स ये भी हमारा F डैश के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे यदि A और B हमारा F डैश में है तो इसका मतलब कि इनका अंतर भी F डैश में होना चाहिए और इसके साथ साथ उनका A इंटू B इनवर्स भी F डैश के अंदर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये एक सब फील्ड कहलाएगा। तो इसका जो प्रूफ है वो पिछले जस्ट यहाँ पे हमने देखा था, इस वाले इसके अंदर था कि हमारा सब रिंग चेक करना था, तो उसी की तरह इसका प्रूफ भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब हम इसमें आगे चलते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम यहाँ से एग्जाम्पल हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ से एग्जाम्पल देखना आप, यहाँ से एग्जाम्पल में जाएंगे हम। पहला एग्जाम्पल है कि हमारे पास दिया हुआ है कि प्रूफ दैट सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, एक हमारे पास सेट है S। किस प्रकार का सेट है, इसके अंदर सारे मैट्रिक्स हैं और किस प्रकार से हैं, A B 0 C, इस प्रकार के सभी मैट्रिक्स का सेट है जिसके अंदर A B C क्या है, A B C क्या है, एक Z के एलिमेंट। ठीक है, एक Z के एलिमेंट है। अब हमको प्रूफ करना है ये एक S इज सब रिंग ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स के जो सेट होता है उसके अंदर हमारे को ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक सब रिंग है। तो सब रिंग कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने सब रिंग के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं कि A और B हमारा, सॉरी दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स A और एक मैट्रिक्स B जो कि इसके अंदर S में। अब ये S के अंदर होगा, इसका क्या मतलब हो गया कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से A1 B1 0 C1 और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं B को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं A2 B2 0 C2। हमने जैसे इसको इस प्रकार से लिख दिया तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया कि अब हमको प्रूफ करना है टू शो दैट हमको क्या प्रूफ करना है कि A माइनस B हमारा होना चाहिए S में तथा A इंटू B भी S में होना चाहिए, हमको ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे A माइनस B के वैल्यू। A माइनस B के वैल्यू क्या हो जाएगी, A माइनस B के वैल्यू हो जाएगी A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 C1 माइनस C2। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि A1 और A2 दोनों क्या है, एक इंटीजर है, वैसे भी इंटीजर, तो यहाँ से सारे इंटीजर होते हैं, इसके अंदर हो जाएगा S1
एस के अंदर जो है, इस प्रकार से जो इनका जो मल्टीप्लिकेशन हम निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी A1 A2 और A1 B1 प्लस B1 C2 0 C1 C2। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी ये भी किसके अंदर हो जाएगी एस में, ठीक है। तो ये भी उनका माइनस और दोनों का गुणा पे हमारा किसके अंदर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो एस है, एस जो सेट है इस प्रकार की मैट्रिक्स का, ये क्या हो गया, सब रिंग हो गई, सब रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ये 2x2 की मैट्रिक्स की सब रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ऐसे प्रूफ कर दिया सब रिंग हो जाएगी इस प्रकार से। इसके अंदर से काफी और एग्जांपल है जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि कैसे किसी मैट्रिक्स वाले ग्रुप में हम प्रूफ करेंगे कि वो एक सब रिंग है या नहीं। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है प्रूफ करना है कि यदि ए किसी वाले आर का अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि आर में ए का प्रसामान्यक n = a r बिलोंग्स टू r r a r = r a का एक उपवलय है, ठीक है। जैसे हमने रिंग के अंदर भी देखा था एक प्रसामान्यक या फिर नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट होता है, इसी प्रकार से जो रिंग होती है उसके अंदर भी नॉर्मलाइजर होता है किसी अवयव ए का। तो हमको प्रूफ करना है कि ये एक उपवलय है, ठीक है। तो उपवलय के लिए हम वैसे प्रूफ करेंगे कि पहले तो हमने यहाँ से दिखा दिया कि नॉर्मलाइजर ए इज नॉट एम्प्टी। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि ई एक ऐसा एलिमेंट है नॉर्मलाइजर में जो नॉर्मलाइजर की कंडीशन ई आर इक्वल टू आर ई को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नॉर्मलाइजर हमारा एम्प्टी नहीं है, तो उसमें कम से कम एक ऐसा अवयव एलिमेंट उपस्थित है, ठीक है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब हमको नॉर्मलाइजर को हमको प्रूफ करना है सब रिंग, तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे एक्स और वाई नॉर्मलाइजर के अंदर है। तब हम देखिए क्योंकि एक्स और वाई नॉर्मलाइजर में है तो नॉर्मलाइजर की कंडीशन को प्रूफ सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि नॉर्मलाइज कंडीशन के लिए ए एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है। और इसके साथ साथ ए वाई इक्वल टू वाई भी हो, क्योंकि नॉर्मलाइजर के एलिमेंट है दो एक्स और वाई। इस प्रकार से हम यहाँ से देख सकते हैं कि यदि कैलकुलेट करते हैं ए इंटू एक्स माइनस वाई को यदि कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगी निकल के ए एक्स प्लस माइनस वाई लिख देंगे, उसको यहाँ से ओपन करके इसको हम यहाँ से ले जाएंगे ए एक्स माइनस ए वाई, ठीक है। जैसे हम ए एक्स माइनस ए वाई पे पहुँचेंगे तो हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि ऊपर वाली कंडीशन में कि एक्स की वैल्यू हमको दी हुई है एक्स है, इसी के साथ साथ ए वाई की वैल्यू हमको दी हुई है वाई है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से क्या करेंगे कि इस एक्स के एक्स रख देंगे, इस ए वाई की वाई रख देंगे, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। और यहाँ से हम फिर यहाँ से ए को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या हुआ कि जो पहले ए इंटू एक्स माइनस वाई लिखा हुआ था वो अब हमारा लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से ये एक चीज़ प्रूफ हो गई कि एक्स माइनस वाई का एलिमेंट था वो भी नॉर्मलाइजर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि है ए इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई हमारा क्या है, नॉर्मलाइजर में उपस्थित है, ठीक है। यहाँ से हमने ये वाली कंडीशन लिख दी। अब इसमें हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम एक एलिमेंट एक्स वाई के साथ ये कंडीशन अप्लाई कर देखते हैं। तो हम यहाँ से करते हैं ए इंटू एक्स वाई, तो उसके लिए हो जाएगी एक्स इंटू वाई, एक्स को लिख दिया एक्स इंटू ए वाई, और फिर ऐसे यहाँ से ए वाई को लिख देंगे वाई ए। तो यहाँ से हमारी वैल्यू होगी ए इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई इंटू ए। तो यहाँ से क्या मतलब होगा कि एक्स वाई जो हमारा है ये एलिमेंट भी नॉर्मलाइजर के अंदर उपस्थित हो गया। तो यहाँ से हम यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा एक्स माइनस वाई भी नॉर्मलाइजर में उपस्थित है और साथ साथ एक्स वाई भी हमारा नॉर्मलाइजर में उपस्थित है। इसका क्या मतलब हो गया कि हमारा जो नॉर्मलाइजर था, जो एलिमेंट था वो क्या हो गया, यहाँ से नॉर्मलाइजर था वो क्या होगा, एक उपवलय प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3, इसके अंदर कहा गया है कि यदि ए किसी वलय R का एक अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका समुच्चय S इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू R ए एक्स इक्वल टू 0 पे एक इसका उपवलय होगा, ठीक है। इस सेट को हमको सब रिंग प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सब रिंग प्रूफ करने के लिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ से मतलब एक्स हमारा 0 है, वो एस के अंदर उपस्थित होगा तो एस हमारा 5 नहीं है। इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं
कि यहाँ पे दो एलिमेंट ले लें एक्स और वाई इसके अंदर उपस्थित है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, अब हमको ये चीज़ प्रूफ करना कि एक्स माइनस वाई भी इसके अंदर उपस्थित होगा, उसी के साथ साथ ए इंटू एक्स इंटू वाई भी उपस्थित होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू, और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगा। मतलब ए इंटू एक्स वाई एलिमेंट है वो भी इसके अंदर उपस्थित है, इसके साथ साथ हम ए इंटू एक्स इंटू वाई, ए इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से हमारी ये हो जाएगी ए एक्स इंटू वाई, और एक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स माइनस वाई भी इसके अंदर उपस्थित है। तो हमसे यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन से होगी कि उसका डिफरेंस भी इसके अंदर है और इसके साथ उसको मल्टीप्लाई 0 होती है, इसका एक उपफलय हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल इसमें प्रूफ करना है कि हमको एक सेट दिया हुआ है डी डैश जो कि है एम ई, और यहाँ पे m इज इक्वल टू ई। ठीक है, और d हम क्या दिया हुआ है, d एक पूर्णांक के प्रांत है। तो सिद्ध कीजिए कि हमारा जो ये एलिमेंट है ये क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये एक पूर्णांक के प्रांत है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, d का एक पूर्णांक के प्रांत हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमको पहले बार दिखाना पड़ेगा कि ये एक क्रम विनिमय वाला है, इसके साथ तत्समक वाले भी है, और इसके साथ इसके अंदर शून्य भाजक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमको दिखानी पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे हम दिखाते हैं जहाँ पे डी हमको एक पूर्णांक के प्रांत दिया है और डी डैश को हमको पूर्णांक के प्रांत दिखाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चूँकि योग डी में एक द्विआधारी संक्रिया है, इसलिए हम क्या करेंगे एम ई। ठीक है, यहाँ से एम ई को लेके चलते हैं, वो भी डी के अंदर होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी जो डी डैश है वो डी का एक सबसेट है। ठीक है, यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एम ई है तो यहाँ से एम हमारा जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि दो अवयव ले लिए हमने डी डैश के अंदर। ठीक है, दो अवयव डी डैश के अंदर हो जाएंगे, तो हम यहाँ से और डी डैश के अंदर एलिमेंट किस प्रकार से, एम इंटू ई प्रकार से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ए एलिमेंट हो जाएगा उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एम इंटू ई के डी डैश में, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख देंगे ए को एम इंटू ई, इसी प्रकार से बी को भी लिख देंगे एन इंटू ई। ठीक है, जैसे हमने क्या कर दिया कि हमारे जो एलिमेंट थे एक को तो लिख दिया हमने एम इंटू ई और इसके बाद बी को लिख दिया एन इंटू ई। इस प्रकार से लिखते हैं, जब हम ए माइनस बी को निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम बी माइनस एन ई, यहाँ से ये भी एम माइनस एन एक इंटीजर हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी डी डैश में बिलोंग करेगा। इस प्रकार से हम ए बी को डी डैश में लिखे तो उनका गुणा करेंगे तो वो भी इस प्रकार से हो जाएगा, वो भी डी डैश के अंदर उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ देख लिया कि हमारे दो एलिमेंट हैं, उनका डिफरेंस और उनका मल्टीप्लाई डी डैश के अंदर। तो यहाँ से ये चीज़ हो गई डी डैश का उपफल है, हमने यहाँ से उपफल है सिद्ध कर दिया है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट 1 है वो हमारे इंटीजर में मौजूद है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू ई, और यहाँ हमारा इसकी वैल्यू ई आ जाएगी और डी डैश के अंदर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ भी आ गई कि हमारे जो डी डैश है वो एक तत्समकीय वलय हमारे सिद्ध हो गया। हमने यहाँ से एक उपवलय सिद्ध कर दिया, इसका मतलब एक वलय है, इसी के साथ साथ ये क्या है, एक तत्समकीय वलय भी। अब इसमें क्रमविनिमयता के लिए हम क्या करते हैं, ए इंटू बी को लिख सकते हैं, ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं एम ई इंटू एन ई, हो जाएगा एम एन ई स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं एन एम ई स्क्वायर। यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी और यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी बी की, मतलब ए बी की वैल्यू निकल के आ चुकी है, हमारे पास बी है, तो यहाँ से हो गया कि क्रमविनिमय वलय है। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है कि ये शून्य भाजक रहित है, हमको इसे सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि डी हमको एक पूर्णांक के प्रांत दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी जो हमारा लिखा हुआ है, दो अवयव लिखे हुए हैं, तो उसके अंदर दो एलिमेंट ले लिए, ए बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये डी हमारा शून्य भाजक रहित है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि या तो ए 0 या फिर बी 0 है। ठीक है, इसी के साथ साथ डी डैश में भी तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया, तो यहाँ से पूर्णांक ये भी डी डैश होगा, ये भी शून्य भाजक रहित हो जाएगा। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ से ये होगा कि डी डैश एक डी डैश का उप पूर्णांकीय वलय है। ठीक है, पूर्णांकीय वलय है, इसके साथ उप पूर्णांकीय वलय, क्योंकि इसका एक उप वलय है। ठीक है, तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ से अब मैं शॉर्ट में एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। इस एग्जाम्पल में हमको कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, वास्तविक संख्याओं का के क्षेत्र का एक उपक्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे उपक्षेत्र पे प्रूफ करना है। उपक्षेत्र मैंने आपको बताया था कि क्या कंडीशन होती है, एक तो होता है कि उनका डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, उसका डिफरेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक तो ये, और इसी के साथ साथ दूसरा है उनका जैसे हो गया एक्स इंटू वाई इनवर्स। तो ये दोनों चीज़ हमको इसी सेट के अंदर दिखानी, तो आप कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसका प्रूफ देख लेना, ये बहुत सिंपल है, यहाँ से आप इसको वैल्यू निकाल सकते हैं।